क्या अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में जिनको क्लासरूम पर एक्सेस नहीं मिला? एम आई ऑडिबल? ओके। नहीं, नाम बताइए उनके। अच्छा, ये ऑडिबल के लिए यस सर, यस सर है। अच्छा, ये अभी भी आपकी कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 सीपीएस के जिनको क्लासरूम पर एक्सेस नहीं मिला है? मैं जहाँ तक कि देखता हूँ गूगल क्लासरूम पर 11th में 49 स्टूडेंट्स को शो करता है और 49 में 28 स्टूडेंट्स ही लाइव क्लास में आते हैं। आई मीन जेन्युइनली कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो इशू होगा ही, बट 20 स्टूडेंट्स के साथ इशू होना, खैर कोई बात नहीं। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एकेडमिक लेवल पर भी और आपके कंपटीशन लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मर्ज होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर्स 3D के साथ भी मर्ज होती है। एक्चुअली वेक्टर 3D के साथ कुछ ज़्यादा ही मर्ज है। कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप 11th में पढ़ रहे हैं, मैं इस समय 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12th में ट्रिगोनोमेट्री बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इंटीग्रेट, देखिए अगर आपकी फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग वीक होगी तो आपको 12th में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका मॉड्यूलस फंक्शन पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, जितने भी फंक्शंस हम लोग पढ़ते आए हैं, अगर फंक्शनल एनालिसिस ठीक नहीं होगी तो 12th में बहुत दिक्कत होगी। ये सिर्फ नाम का है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th में नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एक थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री का एक एक रिजल्ट 12th में यूज़ होता है, पर ये आप पढ़ेंगे जब ओके तो आपको रियलाइज़ होगा। फिलहाल सिनेरियो ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर में भी यूज़ होगी 12th में, 3D में भी यूज़ होगी, इंटीग्रेशन में यूज़ होती है, एरिया अंडर द कर्व में मैक्सिमा मिनिमा निकालने में यूज़ होगी, टेंजेंट नॉर्मल निकालने में यूज़ होगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ होगी। आई मीन यू नो ये कॉन्सेप्चुअली हर जगह ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, सर्कल्स हो, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइंस, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से मालूम चाहिए। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फटाफट से अगर इंट्रोडक्शन दे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज इन्वेंटेड बाय, आई विल से, रेने डेकार्टे। अगर आपने इनका नाम सुना हो, रेने डेकार्टे वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन्होंने ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम जो आप एक्स वाई सिस्टम देखते हैं, जिसमें ओरिजिन होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, देयर इज़ अ वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ओरिजिन कहते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन दिस सिस्टम, है ना। ये सब तो एकदम अच्छे से मालूम है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसके बाद किसी भी पॉइंट को, इस सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लोकेट किया जा सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन एक ऑर्डर्ड पेयर से दी जाती है। ऑर्डर्ड पेयर याद रखिए, हम लोगों ने पढ़ा है 11th में रिलेशन एंड फंक्शंस में, जब हम लोग पढ़ रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो किसी भी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर से, जिसका पहला कंपोनेंट एब्सिसा कहलाता है, जो कि एक्स एक्सिस पे ट्रैवल डिस्टेंस है, और सेकंड कंपोनेंट इज नोन एज ऑर्डिनेट, विच इज ट्रैवल डिस्टेंस ऑन वर्टिकल एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। ठीक, तो आई थिंक ये सारी बातें, जो छोटी छोटी बातें, ये सब तो एकदम क्लियर होंगी आपकी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जैसे किसी पॉइंट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, उसी तरह से लाइन को भी यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे हम लोग पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लाइन को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
बस पॉइंट का जो एड्रेस है, पॉइंट की जो लोकेशन है उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पॉइंट की जो लोकेशन है उसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और लाइन की जो आइडेंटिटी है, लाइन की जो लोकेशन है, उसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस बात को समझिए, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यू नो, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 0 0, -1 -1, -2 -2, सो मान लीजिए, यू नो, ढेर सारे हमारे पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं। और अगर मैं ये पूछूं कि वो कौन सी लाइन है जो इन सारे पॉइंट से गुजरेगी, वो कौन सी लाइन है जो इन सारे पॉइंट से गुजरेगी, तो 0 0, 1 1 मतलब यहाँ, 2 2 मतलब यहाँ, 3 3 मतलब यहाँ, इस तरीके से मैंने एक लाइन बना दी। ये वो लाइन है जो इन सारे पॉइंट्स से पास हो रही है, ये वो लाइन है जो इन सारे पॉइंट्स से पास हो रही है। तो इस लाइन की स्पेशलिटी क्या है, इस लाइन को हम मैथमेटिकल क्या नाम देंगे, कार्टेशियन सिस्टम पे हम इस लाइन को नाम क्या देंगे। जैसे हम पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट से। हम पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट से। तो हम लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस लाइन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताइए। एनीवन? अगर कोई लाइन इन सारे पॉइंट से पास हो रही है तो इस लाइन को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका बताइए। देखिए, एवरी वन ऑफ यू जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा, अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, इफ पॉसिबल अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। अंकिता, कृष्णा, यशदीप, देयर आर लॉट ऑफ मोर, अमन कुशवाहा, लोक तिवारी। बहुत दिन बाद देख रहे हैं प्रबल तुम्हें। ये कौन है भाई? विनीत कुमार शर्मा। विनीत, दाढ़ी उड़ी बना लो। मंगल, मंगल, इतनी बार बात हुई तुमसे, देख रहा हूं तुम्हें पहली बार में। ये कौन है भाई? अच्छा, स्वतंत्र। ओके। आलोक तिवारी। चलो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है आलोक। देखिए, अगर नेटवर्क, अगर डेटा प्रॉब्लम ना होना तो कैमरा ऑन करके ही रहा कीजिए, ठीक, सही रहता है। देखिए, जितना ज़रूरी है कि आपको पढ़ने में मज़ा आए, उतना ही ये भी ज़रूरी है कि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए, है ना। अगर 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 मैं मज़े में हूँ तो आप तो मज़े में रहेंगे ही। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी लाइन जो इन सारे पॉइंट से पास हो रही है, इन सारे पॉइंट से जा रही है, उस लाइन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसको हम कैसे मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे, यू नो। पॉइंट को हम पहचानते हैं उसके कोऑर्डिनेट से। जैसे ये, दिस इज अ पॉइंट 1 1, दिस इज अ यूनिक पॉइंट, ओके। -1 दिस इज अगेन अ यूनिक पॉइंट। इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। एक ही पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते, है ना। और दो अलग अलग पॉइंट्स का एक सेम कोऑर्डिनेट भी नहीं हो सकता, बहुत सारी बात। तो ये सब अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। ये लाइन भी अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी रखती है। क्या
क्या इस लाइन की जगह कोई और ले लेगा? नहीं, ये लाइन जहाँ है वहाँ तो है ही। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई और लाइन, यहाँ पर अगर मैं कोई और लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये लाइन और इस लाइन को हम एक ही कह देंगे। नहीं, दोनों की लोकेशन अलग अलग है। ये लाइन जिन पॉइंट्स का कलेक्शन होगी, ये लाइन उन पॉइंट्स का कलेक्शन नहीं होगी, ऐसे भी कहेंगे हम, है ना। तो इस लाइन की आइडेंटिटी दूसरी है, इस लाइन की आइडेंटिटी दूसरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन इज यूनिक। एवरी लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन इज यूनिक। और अगर लाइन कार्टेशियन प्लेन पर यूनिक है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। अब मैथमेटिशियन के सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो यूनिक एड्रेस हो क्या। तो उन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिए, उन्होंने ये कहा कि जो जिन पॉइंट्स से लाइन पास हो रही है उन सारे पॉइंट्स में कॉमन पैटर्न देखेंगे आप। उन सारे पॉइंट्स में आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे। देखिए, ये इस पॉइंट का एब्सिसा है ये, और ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, एंड सो ऑन। अब ये लाइन जितने पॉइंट से पास हो रही है उन सारे पॉइंट्स के एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कॉमन रिलेशन, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में एक कॉमन रिलेशन। देखिए, मुझे कॉमन, किसी को कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहा है? x इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नहीं, x इज इक्वल्स टू वाई। ये इस लाइन की आइडेंटिटी बनी। क्यों, क्या कहेंगे हम? दिस लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर इक्वल। इस तरीके से कहेंगे। ये इस लाइन की पहचान हुई कार्टेशियन सिस्टम में। पॉइंट की पहचान क्या है? कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। लाइन की पहचान क्या है? एक इक्वेशन, एक मैथमेटिकल, बीच में इक्वालिटी की साइन है, एक इक्वेशन that an equation that defines the relation between abscissa and ordinate, between abscissa and ordinate of all those points that lie on this line, particular line. Okay, समझ में आ रही बात? ये जो इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन जो इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स के एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कॉमन रिलेशन दे दे। दैट इक्वेशन, दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज, we'll say that particular equation is an identity, पहचान है इस लाइन की। तो पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन को हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दिस इज द आइडेंटिटी, यही पहचान है। पॉइंट की पहचान एब्सिसा ऑर्डिनेट होते हैं, लाइन की पहचान एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन होता है। दिस इज इट। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 6 -11 -22 0 0, इस तरह के पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, इस तरह के पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, तो उस लाइन की यूनिक आइडेंटिटी, उस लाइन को हम पहचानेंगे कैसे, यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हाट विल बी द इक्वेशन? देखिए, सुमित सिंह ने बता दिया ना भाई, यशदीप ने भी बता दिया। देखो सुमित, आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। y इज इक्वल्स टू 2x होगा। एक कॉमन पैटर्न देखिए, इसका जो ऑर्डिनेट है वो x का डबल है, इसका जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का डबल है, इसका जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का डबल है, इसका जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का डबल। ओह, so this is the equation of that particular line which is passing through all these points, all such type of points. तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं और लाइन के लिए एक इक्वेशन होती है। कैसी इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जो उस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स के एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच एक कॉमन रिलेशन को बताती हो, एक कॉमन रिलेशन। कितनी 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 सुंदरता से इन सब चीज़ों को फिक्स किया गया है ना, क्योंकि लाइन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी कोई नहीं होती है। लाइन इज आइडेंटिटी, लाइन की डेफिनेशन आप पढ़िए, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो लाइन के बारे में जो कुछ भी हमें बताना है वो उसके पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दोज पॉइंट दैट लाई ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। ओके, सो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि पॉइंट्स के लिए हम कोऑर्डिनेट क्यों यूज़ करते हैं और लाइन के लिए हम इक्वेशन क्यों चिल्लाते हैं, बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये सब सिनेरियो क्लास 10th का ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब मैं 11th में कोई कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ। ये सब 11th 10th का सिनेरियो है। ओके, तो
10th में हम लोगों ने पढ़ा है। दो लाइंस तो सर सीधे सीधे कार्टेशियन प्लेन पर ही हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपको मालूम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। है ना, अगर आपको मालूम है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए मुझे बता दीजिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तन्मय बर्नवाल, y इज इक्वल टू 0। एनीवन एल्स? सूर्यांश कह रहे हैं कि श्रेयांशु कह रहे हैं x 0। सुमित सिंह y इज इक्वल टू 2। अंकिता यादव x 0। क्लास 11th स्टूडेंट्स, आलोक तिवारी जो मैथमेटिक्स ले रखे हैं, अगर आप चाहते हैं, चाहे मैथ्स वाले हों चाहे बायो वाले हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चले, अंजलि यादव x 0, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मोरल डाउन ना हो, कॉन्फिडेंस ना लूज़ करूं, मैं सही स्ट्रेटजी से चलूं, तो हमेशा अपने सब्जेक्ट टीचर से इंटरेक्ट करते रहिए, हमेशा अपने सीनियर से बात करते रहिए, क्लास 12th के स्टूडेंट से या 12th पास आउट स्टूडेंट से, कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहने का मतलब ये कि जब आप 2-4 फ्रेंड्स मिलकर के बैठे हों कहीं पर, तो 5 मिनट 10 मिनट ही सही पढ़ाई की बात होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग जब फ्रेंड सर्किल वगैरह बैठती है ना, अमन कुशवाहा कह रहे हैं y 0, सूर्यांश रॉय y 0, तो हम लोग कहते हैं अरे क्या यार पढ़ाई की बात कर रहे हो, दिनवा भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन 5 मिनट पढ़ाई की, ऐसे आप पढ़ाई से आपकी नज़दीकी बनी रहती है ना। मेक श्योर कि आप हर जगह अपनी पढ़ाई को, ये आंसर सबका सही आना चाहिए था भाई। ये सब आप 11th में मैथ्स लिए हैं तो कुछ सोच समझ करके लिए होंगे। एक्स एक्सिस पर हम कोई भी एक्स एक्सिस इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। और मुझको चाहिए इन सारे पॉइंट्स में कॉमन पैटर्न। तो अगर देखें आप तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,0 एंड सो ऑन। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 2 3 4 -4 0। ऐसे दुनिया भर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस एक्स एक्सिस पे जितने ही पॉइंट्स होंगे उसका एब्सिसा बदलता चला जाएगा। एब्सिसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर ऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऑर्डिनेट 0 ही होगा हमेशा। ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पड़े रहना है। तो जब पॉइंट को यहीं पड़े रहना है तो वाई जो कोऑर्डिनेट्स में जो सेकंड कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट है जिसको हम ऑर्डिनेट कह रहे हैं, वो हमेशा 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आप ध्यान से समझिए, इक्वेशन का मतलब बस इतना है, एक कॉमन पैटर्न बिटवीन ऑल दोज पॉइंट्स, बिटवीन द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट दैट लाई ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। इस लाइन पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसके एब्सिसा ऑर्डिनेट में कॉमन पैटर्न। तो एब्सिसा में कोई पैटर्न है ही नहीं, ऑर्डिनेट में कॉमन पैटर्न है 0, वाई हमेशा 0। तो वाई इक्वल्स टू 0 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी कहा, दे वर राइट। इसी तरह से एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू 0। And I am not going to explain this again. The equation of a line parallel to x axis.
अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो सर बहुत सारी लाइन बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ऊपर नीचे दुनिया भर की लाइन पैरेलल बन जाएगी। तो मैं एक पैरेलल लाइन बना लेता हूँ, इसकी इक्वेशन। तो सर इस लाइन की कंडीशन क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर है, तो हम मान लेते हैं कि ये हाइट के यूनिट है, के यूनिट की हाइट पर ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन बता दीजिए मुझे। सुमित सिंह ये दो आंसर क्यों दे रहे हैं आप, y इक्वल्स टू के एक्स इक्वल्स टू के, दोनों में से सही कौन सा है? तन्मय बर्नवाल y इक्वल्स टू के। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इनके एब्सिसा एक्स एक्सिस की तरह ही है, ये लाइन और इस लाइन में कोई फर्क नहीं है, एक्स एक्सिस की ही तरह है ये, है ना। जो एब्सिसा इस पॉइंट का एब्सिसा वही होगा जो इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा, मतलब एब्सिसा तो चेंज होते ही रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस पर बढ़ते चले जा रहे हैं, एब्सिसा बदलते चला जा रहा है, जैसे जैसे आप पीछे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस पर आप कम होते जा रहे हैं, एब्सिसा घटता चला जाएगा। लेकिन ऑर्डिनेट तो हमेशा, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, ऑर्डिनेट तो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो इस पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसका ऑर्डिनेट y हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो क्या होगा, k यूनिट। y इज इक्वल्स टू k। बिल्कुल गिनी सिंह, गिनी सिंह, गिनी आप पहली बार क्लास में है क्या, या पहली बार कमेंट कर रही है? चलिए, अब इसी तरीके से द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू जो भी डिस्टेंस हो, ठीक है, मैं उस डिस्टेंस को l लिख देता हूं यहाँ पे, जो भी डिस्टेंस हो डजेंट मैटर। अगर y एक्सिस से l डिस्टेंस पर कोई लाइन है, y एक्सिस से l डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन है, तो उस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू l हो जाएगी। रटना नहीं है आपको, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रटे रहे x की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y की इक्वेशन x इक्वल टू 0, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते, हमेशा रटे रहते हैं, इसीलिए हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स एकदम क्लियर रहने चाहिए, ये सब ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अगर आप ये सब नहीं जानते थे या इस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा कहीं भी। चल, है ना। अब हम लोग आते हैं 10th में हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। 10th में हम लोगों ने पढ़ा है एरिया पढ़ा है हम लोगों ने ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड निकालना कैसे है, सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सब कुछ जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है ना 10th में, सब पॉइंट्स के इर्द गिर्द था, सब पॉइंट से रिलेटेड था। 11th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हम सारी बातें लाइंस को लेकर के करेंगे। अब पॉइंट्स पीछे छूट गया, अब पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अब हम सब कुछ लाइन को देखेंगे, ठीक है। तो लाइन को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई, मान लीजिए मैंने कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई। अब आप ये सोचिए कि इस लाइन को यूनिक कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैं लेंथ और ब्रेथ आपको दे दूं तो रेक्टेंगल यूनिक हो जाता है। अगर मैं लेंथ और ब्रेथ आपको दे दूं तो रेक्टेंगल यूनिक बन जाएगा। एक ही पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ के साथ हम 10 ठो रेक्टेंगल तो नहीं बना सकते। अगर मैंने लेंथ और ब्रेथ आपको दे दी है तो यूनिक रेक्टेंगल बनेगा। उसी तरह से मैं इस लाइन के बारे में क्या क्या बातें आपको बता दूं कि लाइन यूनिक आइडेंटिफाई हो जाए, यूनिक बने। सोच के बताओ, सोच के बताओ। थोड़ा सा छोटी बोतल में पानी उसमें भाई लाइन के कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? आप मेरे सवाल ध्यान से नहीं सुने, कोऑर्डिनेट्स पर आप चले गए, इक्वेशन नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में
मैं कौन सी दो बातें आपको बता दूं, रिलेशन एक्स एंड वाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैं रेक्टेंगल के बारे में अगर आपको लेंथ ब्रेथ बता दूं तो रेक्टेंगल यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। मैं इस लाइन, इस कार्टेशियन प्लेन पर देखिए, मैं इस लाइन की अच्छा सुनो, रुक जाओ मैं बता रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं। जब कोई लाइन ऐसे ऐसे रैंडम बनी हुई है ना, ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे भी बन सकती थी, यू नो, ऐसे भी बन सकती थी, मतलब बहुत बहुत सारे तरीके हैं हम कैसे भी लाइन बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जैसे। हर सिनेरियो में, हर जगह पर कुछ कॉमन बातें अगर आप देखें तो हो सकता है कि ये वाई एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट कट करे, हो सकता है ये एक्स एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट कट करे, हो सकता है एक्स पर कट करे वाई पर ना कट करे, हो सकता है वाई पर कट करे लेकिन एक्स एक्सिस पर ना कट करे। यहाँ पर देखिए वाई पे भी कट कर रही है, एक्स पर भी कट कर रही है। लाइन कोई भी हो, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती है। ये वाई एक्सिस से नहीं बना रही, यू नो, ये एक्स एक्सिस से नहीं बना रही, मतलब एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, जीरो बोलेंगे। ये भी वाई एक्सिस से एंगल बना रही है, जीरो बोलेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो लाइन, जब आप कार्टेशियन प्लेन पर लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये वो बातें हैं जो लाइन के साथ दिखाई दे रही हैं ज्योमेट्रिकली। अब आप ये सोचिए, ध्यान से मेरी बात का जवाब दीजिए, ध्यान से मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब एक्स एक्सिस पर जितना पोर्शन कट करे, और ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस पर जितना हिस्सा कट करे, अगर मैं ये दोनों बातें आपको दे दूं कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट कट कर रही है, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट कट कर रही है, तो क्या वो लाइन यूनिकली बनेगी या ऐसी कई लाइन बनाई जा सकती है? पेन पेपर यूज करो। आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट कट करे, ये 3 यूनिट, और वाई एक्सिस पर 4 यूनिट कट करे, मतलब यहां पर ऐसी यूनिक लाइन बनेगी या कई लाइन बन जाएगी? जब मैंने बोल दिया कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट कट करे, तो मैंने बहाने बहाने में आपको एक पॉइंट दे दिया। जब मैंने कह दिया कि वाई एक्सिस पर 4 यूनिट कट करे, तो मैंने बहाने बहाने में आपको एक पॉइंट दे दिया, और 2 पॉइंट से यूनिक लाइन ड्रॉ होती है। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा बिल्कुल यूनिक बनेगी, बिल्कुल। अच्छा चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। ये सब बोलना बहुत हेक्टिक होता है यार। अगर मैं आपको ये वाई एक्सिस का एंगल दे दूं, ये एंगल दे दूं, बस ये एंगल, तो इस ये एंगल बनाती हुई वाई एक्सिस से, मान लीजिए ये 100 डिग्री है, मान लीजिए, तो वाई एक्सिस से 100 डिग्री बनाती हुई कितनी लाइंस बनाई जा सकती हैं? वाई एक्सिस से 100 डिग्री बनाती हुई कितनी लाइंस बनाई जा सकती हैं 100 डिग्री का एंगल बनाते हुए? यूनिक बनेगी या ढेर सारी बनेंगी? अगर सर ये वाई एक्सिस से 100 डिग्री बना रही है, तो इसके पैरेलल वाली भी तो वाई एक्सिस से 100 डिग्री बनाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस जो हैं ट्रांसफर करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से बराबर, ये भी 100 डिग्री बनाएगी, ये भी 100 डिग्री बनाएगी, ये भी 100 डिग्री बनाएगी। तो सिर्फ वाई एक्सिस के साथ एंगल दे देने से लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। जैसे किसी पॉइंट का सिर्फ एब्सिसा दे देने से वो पॉइंट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर हमको पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मुझे एब्सिसा भी चाहिए और ऑर्डिनेट भी चाहिए। बहाने बहाने से दो बातें तो चाहिए। उसी तरीके से अगर मुझे लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है
तो ये जो आप सिर्फ 100 डिग्री दे रहे हैं ना कि वाई एक्सिस से 100 डिग्री का एंगल बना रही हो, ऐसी तो दुनिया भर की लाइन बनेगी। इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है एक स्ट्रेट लाइन को कार्टेशियन प्लेन पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, तुम ही खुश रहो, ऐसी बात है, तुम्हारे लॉजिक में तो दम है। मैंने कह दिया कि भाई वाई एक्सिस से 100 डिग्री का एंगल बना रही है और एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट, सॉरी वाई एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है। अब मैंने पूछा कि क्या अब लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई होगी या ऐसी भी इनफाइनाइट लाइन बनेगी। आप अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे धीरे धीरे जब मैं थ्योरी बताना शुरू करूंगा तब मुझे टाइम नहीं लगेगा ये सब खत्म करने में। छोटी 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 सब थ्योरम है, सारे रिजल्ट्स हैं, बकवास लिखी हुई है खाली। मज़ा तो एनालाइज करने में है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, मज़ा तो वहाँ आता है। सो अगर आपने लाइन ऊपर नीचे शिफ्ट करने की कोशिश की तो इंटरसेप्ट बदल जाएगा, अगर आपने लाइन रोटेट करने की कोशिश की तो एंगल बदल जाएगा। ना तो आपको एंगल बदलना है ना आपको ये इंटरसेप्ट बदलना है। इसका मतलब मैं लाइन के साथ, अगर ये दोनों चीज़ें मुझको फिक्स रखनी तो मैं लाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दैट मीन्स दैट इट मीन्स दैट these two conditions uniquely identify this particular line। तो अलग अलग एक्सपेक्ट देखने के बाद, हर अलग अलग सिनेरियोज को एनालाइज करने के बाद मैथमेटिशियंस ने कहा कि भाई जैसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एब्सिस और ऑर्डिनेट चाहिए, किसी लाइन को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन कार्टेशियन प्लेन, ऑफ कोर्स हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर सारी बात कर रहे हैं, किसी लाइन को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस लाइन के बारे में कम से कम 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, कम से कम 2 इंफॉर्मेशन। वो 2 इंफॉर्मेशन कैसी भी हो, या तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल दीजिए या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट दीजिए, या उस लाइन के बारे में कोई भी 2 बातें बताइए। लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कम से कम 2 बातें लाइन की मालूम होनी चाहिए। सिंगल, जैसे मैंने सिर्फ जब कहा था कि 100 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये इतनी सी बात सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लाइन को यूनिक नहीं बना रही थी, ऐसी इनफाइनाइटली मैंने लाइंस बनाई। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि 100 डिग्री के साथ 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे, तो ये बात जो है वो लाइन को यूनिक कर दी। एक से भले 2, बस 2 बात, अब 2 के बजाय 3 दे दे तो और अच्छा है। 2 से ज्यादा बातें दें वो सब तो हमारे लिए बकवास हो गई एक तरह से। हमें बस 2 बातें चाहिए लाइन को यूनिकली पहचानने के लिए, ठीक है। चल अच्छा, स्ट्रेट लाइन से पहले स्ट्रेट लाइन से पहले ये पढ़ लो यार, स्लोप पढ़ लीजिए, स्लोप। स्लोप पढ़ लो, स्लोप। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इंटरसेप्ट्स, अरे ये सब लिखने वाली चीज़ नहीं, बस सुन लो, ठीक है। मतलब मालूम है आप लोगों को, बस अभी अभी हमने बोला भी है, बट सुन लीजिए बस फटाफट से। इसको इंटरसेप्ट्स कहते हैं। इंटरसेप्ट को हिंदी में कहते हैं खंड, हिस्से, है ना। अगर कोई लाइन कैसे भी गुजर रही है कार्टेशियन प्लेन पर, जो भी इसकी लोकेशन है, जो भी इसकी पोजीशन है, उस पोजीशन में अगर ये एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर कुछ पार्ट कट कर, अब देखिए ऐसे तो एक्स एक्सिस से एक इनफाइनाइट लेंथ है ना, एक इनफाइनाइट चलने वाली लाइन है, तो काहे का इंटरसेप्ट। लेकिन इंटरसेप्ट हम लोग जब भी कंसीडर करते हैं जीरो ओरिजिन से कंसीडर करते हैं, चाहे लेफ्ट में, राइट में, वट एवर द पोजिशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो अगर कोई लाइन जो भी इसकी पोजीशन है कार्टेशियन प्लेन पर, वो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से जितने यूनिट पर कट कर रही है उसे हम एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कहते हैं। और लाइन की जो भी पोजीशन है उस पर वो ओरिजिन से वाई एक्सिस को जितने यूनिट पर कट कर रही है, अगर कट कर रही है तो जितने यूनिट पर कट कर रही है उसे हम इस पर्टिकुलर लेंथ को हम वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या इसको लिखवाने की ज़रूरत है? क्या इसको लिखवाने की ज़रूरत है? अब ये सब मत लिखवाना यार, ठीक है। हाँ ये, हाँ बिल्कुल। आप अपने वर्ड्स में लिख लेना इसको, आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना, हमसे मत मेहनत करो।
इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, किसी लाइन का झुकाव। देखिए मान लीजिए कोई ऐसे लाइन है, ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, लाइन का झुकाव आप देखिए, हम जब जब कार्टेशियन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास कुछ चीज़ें बिल्कुल फंडामेंटल हैं, और वो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों फंडामेंटल है, ये दोनों फिक्स रहती हैं। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन कभी फिक्स नहीं देता, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन हम इधर से उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। या ये कह लें कि दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूनिवर्सल हैं और ओरिजिन वेरिएबल है, या ये कह लें कि ओरिजिन यूनिवर्सल है और एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने कहीं भी ओरिजिन बनाया तो वहां से एक दो परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगी, या कहीं भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया तो उन दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन हो जाएगा। तो अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें कि इसका इंक्लिनेशन हमें नापना है, कोई भी चीज, जब अगर कोई चीज ग्राउंड पर भी है और वो झुकी हुई है, सीधी खड़ी है, हम कैसे देखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट में देखते हैं। तब ये लाइन जो है, इसका कहीं तो जमीन है नहीं, कार्टेशियन प्लेन पर तो कहीं जमीन है नहीं। अगर मुझे इस लाइन का इंक्लिनेशन देखना है कि भाई ये झुकी हुई है, खड़ी है, कैसी है, क्या लोकेशन है इसकी, टिल्टेड है, तो मैं किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख सकता हूँ। मेरे लिए यही ज़मीन है, यही आसमान है, और तो कुछ है नहीं कार्टेशियन प्लेन पर, मेरे लिए तो यही ज़मीन आसमान है ना। तो अब मैटर ये करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंक्लिनेशन कंसीडर करेंगे। आप एक्स एक्सिस के भी रिस्पेक्ट में इंक्लिनेशन की एक्स एक्सिस से किस एंगल पर झुकी हुई है, आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी इंक्लिनेशन कंसीडर कर सकते हैं कि वाई एक्सिस है। अच्छा, अगर हम लोग थ्योरी, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th में, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट सेंस में हम लोग करंट की डायरेक्शन मेजर करते हैं या कंसीडर करते हैं कन्वेंशनली, है ना। जबकि पता नहीं क्यों ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो, एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आ गई थी, और उस समय पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता था, जो कि सही भी था, लेकिन बाद में ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो घूमता ही नहीं है, घूमता तो इलेक्ट्रॉन है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब दोनों बातें सही कैसे करें, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्जेस का ही, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। तो ऐसा कह दिया गया, कन्वेंशनली ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ताकि दोनों बातें सेटिस्फाई हो सकें। एक स्टैंडर्ड बनाना जरूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका में कुछ और पढ़ाई हो रही है, इंडिया में कुछ और पढ़ाई हो रही है, जापान में कुछ और पढ़ाई हो रही है, तब तो साइंस आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे हम। सो ये बात हुई कि आखिर इंक्लिनेशन लाइन का किसके एस्पेक्ट में देखा जाए। हम एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंक्लिनेशन, या वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो देखिए वाई एक्सिस से इंक्लिनेशन देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है और हमारा हिसाब है हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल देखना, है ना। हम लोग जो कंपास यूज करते हैं उसमें भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल मेजर करते हैं। तो इसीलिए ये कन्वेंशनली माना गया कि हम लोग जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, विच इज एक्स एक्सिस से ही मेजर करेंगे, ठीक है। वाई जब भी इंक्लिनेशन वर्ड यूज करेगा मतलब एक्स एक्सिस से झुकाव की बात की जा रही है कि एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी डिग्री पर लाइन टिल्टेड है, झुकी हुई। अब यहां पर एक और मुसीबत, सर एक्स एक्सिस पर तो 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल मानेंगे? फिर एक ने कहा कि नहीं सर 4 नहीं 2 ही बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है कि 2 एंगल है, दोनों एंगल में किसे कंसीडर किया जाए। तो देखिए मैथ्स को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड माना जाता है। अब इसमें आप कोई इफ एंड बट नहीं कहेंगे कि सर ऐसा ही क्यों किया गया, ये वाली कोई बात नहीं भाई। कोई भी एक चीज़ कंसीडर करके हमने अपनी थ्योरी आगे बढ़ा ली है, ठीक है। जब भी हम किसी लाइन का इंक्लिनेशन मेजर करते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इधर की पोर्शन नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, मैथ में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं। ये लिख लो यार,
नोट कर लेना इसको। The inclination of a straight line on Cartesian plane, of course, is the angle formed between the positive x-axis, ये positive x-axis, the angle formed between the positive x-axis and the line, ये line और positive x-axis के बीच का angle है, और किधर से? In anti-clockwise sense। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इंक्लिनेशन को लेके कोई इफ एंड बट तो नहीं है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को लेके कोई दिक्कत तो नहीं है? चल, मैं इसे रेस कर दे रहा हूँ यार, मैं इसे रेस करने जा रहा हूँ। स्लोप ऑफ अ लाइन। अब हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन की। स्लोप का मतलब, स्लोप तो आप जानते ही हैं, उसका मतलब क्या समझाना? स्टीपनेस है ना, ढाल, ढाल कहते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन इस तरह से या इस सिचुएशन में है, इस पोजीशन में है, और हमको ये जानना है कि इसकी ढाल क्या है, इसका स्लोप क्या है, तो आप में से कोई बताएगा कि स्लोप होता क्या है? आप में से कोई बताएगा स्लोप, ढाल होती क्या है? एनीवन? What do we mean by slope? या स्लोप को आप, यूज योर कॉमन सेंस, स्लोप को आप ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हैं? ढाल है ना, सुमित सिंह कह रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन दूसरी चीज हो गई यार। स्लोप को आप ज्योमेट्रिकली किस तरह से देखते हैं? एरिया अंडर कर्व, tan थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, प्लेन, शायद मैं ही सही से पूछ नहीं पा रहा हूं। ये देखो, ये मान लो ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, और इस पर आपने ये सीढ़ी लगा रखी है, ये सीढ़ी है, ये वॉल है, तो या ये कह लें कि ये कुछ बना रखा है हमने चढ़ने उतरने के लिए, वट एवर। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका स्लोप का मतलब क्या है, इसकी स्टीपनेस, इसकी ढाल का मतलब क्या है? देखिए, ये जो स्लोप है ना इसका, वो एक्चुअली इन दोनों साइड से डिटरमाइन होता है, ये बेस और परपेंडिकुलर से डिटरमाइन होता है। आप समझिए बात को, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ लाइन। एक्चुअली मैं सवाल सही से पूछ नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं पूछ रहा हूँ कि स्लोप को आप ज्योमेट्रिकली कैसे पहचानते हैं? मैं ज्योमेट्रिकली स्लोप को ऐसे देखता हूँ कि स्लोप इन दोनों से डिटरमाइन होता है, इन दोनों से। कैसे कैसे? अगर मैंने इसे बढ़ाया तो स्लोप बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैंने परपेंडिकुलर बढ़ाया तो स्लोप बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर मैंने परपेंडिकुलर कम किया तो स्लोप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर। ये हमारे लिए बिल्कुल नया फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, बेस अगर हम बढ़ाएंगे तो स्लोप क्या होगा? बेस अगर हम बढ़ाएंगे तो स्लोप क्या होगा?
डिक्रीज करेगा। बेस बढ़ाने पर स्लोप डिक्रीज करेगा, बेस घटाने पर स्लोप इंक्रीज करेगा। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस। हमने दोनों लॉज को कंबाइन कर दिया एंड स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन। तो मैं स्लोप को परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर का बढ़ना मतलब स्लोप का बढ़ना, परपेंडिकुलर का घटना मतलब स्लोप का घटना, बेस का बढ़ना मतलब स्लोप का घटना, बेस का घटना मतलब स्लोप का बढ़ना। अच्छा, ये तो वही सर वैसा कुछ रूल हो गया जैसे कि न्यूटन बोल गए थे भाई ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, दोनों को कंबाइन करके बना, ऐसा ही कुछ सॉर्ट। तो जैसे ही हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमको तुरंत क्लास 10th की मैथ्स याद आ गई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? अभी किसी ने लिखा भी था थोड़ी देर पहले, टैन। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टैन थीटा होता है, लेकिन अब थीटा कौन सा लेंगे? थीटा अभी अभी हमने डिफाइन ऑलरेडी कर रखा था, इंक्लिनेशन। ये हमारा थीटा है। तो स्लोप of a straight line on Cartesian plane, of course, is tan theta। सीधी सीधी सी बात है, tan थीटा को हम स्लोप कह रहे हैं। Where थीटा इज द इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, फिर थीटा इज द इंक्लिनेशन, तो वो इंक्लिनेशन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। और स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज, हर फिजिकल क्वांटिटी को एक चेहरा दिया था ना, तो m विच इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन। डायग्राम बना लेना और नोट कर लेना, डायग्राम बना लीजिए और नोट कर लीजिए, और जैसे ही हो जाए मैसेज कर दीजिए। बट इंक्रीजिंग बेस द लेंथ ऑफ द स्लोप इंक्रीज। भाई बेस मंगल, बेस इंक्रीज करेंगे तो स्लोप कैसे इंक्रीज होगा भाई बताइए? मंगल, बेस इंक्रीज करेंगे तो स्लोप कैसे इंक्रीज होगा भाई? ऑडियो ऑन करके बोल लो। पर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। भाई बेस का मतलब लेंथ थोड़े है। अगर आपने परपेंडिकुलर फिक्स रखा है, स्लोप का मतलब ढाल हुआ ना, ये चढ़ाई, ये स्टीपनेस, ये स्लोप है। और अगर आप परपेंडिकुलर फिक्स रखते हो और बेस बढ़ा देते हो, तो अब तो ढाल, अब तो ये दब गया ना। आप इस पर चढ़ना मुश्किल है कि इस पर चढ़ना मुश्किल? ये ज्यादा स्लोपी, ये ज्यादा स्टीपेंड है ना, इसकी डाल ज्यादा, इसकी डाल कम हो गई, और नीचे आएंगे तो और कम हो जाएंगे। ये तो आप शायद स्लोप नहीं समझ रहे। आई होप अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बेस बढ़ाने पर स्लोप घटेगा मंगल। सुमित सिंह, थीटा एंगल डिक्रीज। हाँ ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। आज हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली? हम लोगों ने बात की कि लाइन को हम कैसे देख रहे हैं, लाइन को पहचानने के लिए हमको कौन कौन सी, है ना, लाइन को पहचानने के लिए हमें कौन कौन सी दो बातों की एग्जैक्टली ज़रूरत है, किन किन दो बातों के ऊपर लाइन डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइन के वेरियस एस्पेक्ट देखे हम लोगों ने कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्टेशियन प्लेन पर अगर हम एक लाइन बना रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो, या कौन कौन से टर्म्स हैं जो लाइन से रिलेटेड हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। हम लोगों ने पढ़ा इंक्लिनेशन थीटा जिसको कहेंगे। हम लोगों ने पढ़ा स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू tan थीटा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंक्लिनेशन हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये सारे कंडीशन इसलिए लगाए गए
ये सारी कंडीशन इसलिए लगाई गई ताकि इंक्लिनेशन को यूनिकली डिफाइन किया जा सके। हर अलग अलग जगहों पर इंक्लिनेशन अलग अलग ना हो, सब जगह एक ही कॉमन रूल हो। इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे, ताकि सभी लोग इंक्लिनेशन को एक ही नज़र से देखें, है ना। अब थीटा फिक्स हो गया तो टेन थीटा, अगर थीटा कॉमन है, सॉरी थीटा अगर यूनिक है, इंक्लिनेशन यूनिक है, तो टेन थीटा मतलब स्लोप भी यूनिक आएगा। क्यों? क्योंकि टेन एक फंक्शन है, टेन थीटा इज अ फंक्शन, इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और हम लोग जानते हैं कि एक यूनिक इनपुट पर थीटा की एक यूनिक वैल्यू के लिए टेन थीटा की यूनिक आउटपुट ही आएगा, अलग 10 एक बार में दो आउटपुट नहीं आ सकते, है ना। तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने पढ़ी। आई थिंक, आई होप आपको स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन सारी बातें समझ में आई हों अच्छी तरीके से, और हम किन किन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेट लाइन के जो एडिशनल फैक्टर्स हैं, जो यू नो लाइन के टर्म्स हैं, स्ट्रेट लाइन की जो टर्मिनोलॉजी है, इंटरसेप्ट, इंक्लिनेशन, स्लोप्स, ये सब समझ में आया। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल लें इन सारे फैक्टर्स से रिलेटेड। आज की क्लास में इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। अगर आपको कुछ बात करनी हो अपने एकेडमिक पढ़ाई को लेकर के या किसी भी तरीके की इशू को लेकर के, तो आप बात कर सकते हैं, मैं अभी हूँ यहाँ पर। टाटा।